नमस्कार साथियों, मैं सचिन आज आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास हमारी बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के है और यह क्लास जो है आपको हिस्ट्री के लिए एक बेहतर समझ और बेहतर एक नॉलेज प्रोवाइड करेगी। और इस क्लास में आपको जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री को, वो सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। जितना भी मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बन सकते हैं और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में लगभग 50 से ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बेहतर समझ को विकसित करेगी। चलिए शुरू करते हैं और सभी का स्वागत है क्लास में। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? जो शक संवत है इसके प्रारंभ की बात की जा रही है। तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 एडी में। 78 ईस्वी या 78 एडी आप बोल सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था और इसे प्रारंभ करने का जो श्रेय है कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी में से 78 कम कर दिया जाता है। जैसे वर्तमान ईस्वी में से 78 कम कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। शक जो कैलेंडर है यह समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ये बताना है। एक कृत्रिम जलाशय जो है इसकी मरम्मत करने वाले थे रुद्रदामन। इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 68 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। जूनागढ़ अभिलेख जो है 150 से 151 ईस्वी के बीच में जूनागढ़ अभिलेख का लिखाया गया था और इसके अनुसार रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत करने का उल्लेख प्राप्त होता है। और सुदर्शन झील का जो निर्माण है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक थे। ठीक है, बाद में अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने उसमें नहर निकलवाया और बाद में रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाई थी। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया। ये एक बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। याद रखिएगा, बृहद्रथ है यहाँ पे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और जिससे शुंग वंश राजवंश की स्थापना होती है। तो याद यहाँ से आपको एक चीज और पता चला कि मौर्य साम्राज्य के बाद किस वंश का मतलब कौन सा वंश शुरू होता है? शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना करता कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? तो याद रखिएगा, जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर के द्वारा भेजा गया। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेलुकस द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा गया और यह एक यूनानी राजदूत था। याद रखिएगा, वह एक खोजकर्ता तथा इतिहासकार भी था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज के इंडिका आप सभी ने सुना होगा और जिसमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मेगास्थनीज था उसने पुस्तक इंडिका में जो मौर्य साम्राज्य का शासन प्रशासन था उसके बारे में उसने वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषेक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? यह बताना है। तो इस पुस्तक का नाम है दिव्यावधान इसका नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिव्यावधान में चंद्रगुप्त के पूर्व पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त अर्थात अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इनका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया। बिंदुसार की रुचि जैन के आजीवक संप्रदाय में थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बिंदुसार जो थे इन्होंने
जैन धर्म का जो आजीवक संप्रदाय है उसमें अपनी रुचि निभाई और उसी को अपना धर्म माना। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? कंटक शोधन जो न्यायालय है यह एक फौजदारी न्यायालय था, याद रखिएगा, और यह फौजदारी मामलों को देखता था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी डीएसईओ एग्जाम 2021 में पूछा गया। मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है, एक धर्मस्थीय जहाँ पे धार्मिक मामले की सुनवाई होती थी, और एक कंटक शोधन जहाँ पे फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी। ये न्यायालय ग्राम संघ और राज्य के न्यायालय के अतिरिक्त थे और धर्मस्थलीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करते थे, जो कि कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करते थे। मौर्य काल में समाहर्ता ये बहुत पूछा जाता है, तो समाहर्ता की बात करेंगे, यह राजस्व विभाग का प्रधानकर्ता जिसे महासंग्रहकर्ता होता है। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त जो आय है उसको सीता कहा जाता था। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र की बात करेंगे तो तक्षशिला था, जो और कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त था। ठीक है। तक्षशिला कहाँ है तो आप सभी जानते हैं, यह गांधार में था। तक्षशिला की राजधानी थी गांधार। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, समाहर्ता कौन था? तो समाहर्ता अभी बताया आपको, महासंग्रहकर्ता, जिसे मतलब कर इकट्ठा करने वाला महासंग्रहकर्ता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल में प्रशासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो अभी बताया सीता, इसको कहा जाता था सीता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार एपीयूजीएस 2012 में पूछा गया। और यकीन मानिए साथियों, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आपको मौर्य साम्राज्य से कहीं से भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं को बार बार रिवाइज कर सकते हैं और यहाँ से आपका सारा डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। डेली हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करवाते हैं और अभी बिहार स्पेशल का भी क्लास चल रहा है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो अभी बताया आपको, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लीजिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? यह 15 अधिकरणों में विभाजित है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? मतलब कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें पता चलता है कि अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? यह है आपका भाब्रू शिलालेख। यह भाब्रू शिलालेख था और इसमें त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट करते हैं अशोक। सम्राट के भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराट नगर में से खोजा गया और जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बौद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया गया। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा यानी कि मगधाधिराज कहता है और शोक और अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। समानतः अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया और अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में पाए गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह स्तंभ लेख, यह वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया यानी कि मगधाधिराज, वो कौन सा था? अभी बताया आपको, भाब्रू शिलालेख। यह भाब्रू स्तंभ लेख ये कहाँ से मिलता है? राजस्थान से मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो बताया भी प्राकृत भाषा थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक के जितने भी शिलालेख थे उनमें लगभग प्राकृत भाषा का ही उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अभी बताया जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अपने शिलालेखों, देखिए आपको व्याख्या करने के बाद में चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, इसलिए जिस चीज की हमने व्याख्या करवा दी उनको फटाफट कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें आप देखेंगे, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति? तो अभी सभी बताया आपको प्रियदर्शी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 बीपीएससी प्री 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था और आप ये जानिए कि अगर ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आपके बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में क्यों नहीं पूछे जाएंगे? इसका भी एक रीजन है कि क्यों नहीं पूछे जाएंगे। जब बीपीएससी ही पेपर सेट कर रहा है, बीपीएससी ही पेपर बना रहा है, तो यकीनन ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा,
कलिंग विजय का वर्णन मिलता है हमें 13वें शिलालेख में, जो कि यहाँ पे मास्की, रुद्रदामन, जूनागढ़, हाथी गुम्फा, इनमें से कोई नहीं होगा। वो 13वें शिलालेख में, जो अशोक का 13वां शिलालेख है, उसमें कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका 66वें बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया और बिहार जेईएस 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के किस अभिलेख में अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का उल्लेख है? तो याद रखेंगे सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख प्राप्त होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीपीएससी डीएसईओ एग्जाम 2021 में पूछा गया था। ये सभी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं अभी आपको बीपीएससी हेडमास्टर, बीपीएससी टीआरई में आए हुए प्रश्नों को भी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य की जो स्थापना है यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से बात की गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके जितने भी होंगे और जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। तमिल ग्रंथ अहनानूर और नूरनानूर, दो तमिल ग्रंथ हैं, अहनानूर और नूरनानूर में चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त के शत्रु हैं उनके विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक रणनीतियों का वर्णन विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह मालूम पड़ता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। इसने मौर्य राजाओं में पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। इसने दक्कन का भी विजय किया था। तो याद रखेंगे दक्कन विजय किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रगुप्त मौर्य था, अब अभी बताया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? अभी बताया आपको, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथियों, अभी तक हम लोगों ने 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं मौर्य साम्राज्य से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री अभी चल रही है। इसके बाद हम मिडाइवल और लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और सारी कंप्लीट हिस्ट्री होने के बाद फिर हम वर्ल्ड आपके आधुनिक और वर्ल्ड दोनों लास्ट में करेंगे, ताकि आपको वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वहां पर रिवीजन भी आपको ज्यादा करवाया जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 21 की तरफ चलेंगे। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनका प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। इसका हमें पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ये ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन राइट किया, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 22, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इन सभी में देखेंगे तो इन सभी में चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? दक्कन की विजय का प्रमाण हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न 24, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह कौन सा है? विशाख दत्त। अभी आपको बताया विशाख दत्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मुद्रा राक्षस। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था चंद्रगुप्त मौर्य। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य अथवा चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और पुरोहित था। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शीश यानी कि उपहार के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था और नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो
अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यह चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री हैं कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथियों आपके लिए एक और हम ऐड करना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा और भी चार चांद लग जाएंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या हम लोग जो बिहार एससीईआरटी है, बिहार एससीईआरटी की जो बुक्स हैं क्या उनको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं? अगर आपको इसकी अगर आपको चाहिए कि हम बिहार एससीईआरटी को जो है टॉपिक वाइज और एक एक चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करें, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उसके लिए भी आगे क्लास लेकर के आएंगे और आप अपने अपने सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री हो गया, सबसे ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। ये तीन बुक्स सबसे ज़्यादा कॉमन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। तो अगर आप कहेंगे तो बिहार एससीईआरटी को भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इनके जो है क्वेश्चन और आंसर सहित हम लोग कंप्लीट करेंगे और पहले पूरी रीडिंग करेंगे। हर एक जो हमारा जो चैप्टर होगा उसमें टॉपिक वाइज हम रीडिंग लगाएंगे और उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। उम्मीद है अगर आपको पसंद आएगा ये जो हम बता रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर स्टार्ट कीजिए, तो उसके लिए भी हम लोग कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो डेली 3 क्लासेस होंगी जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के एक एक चैप्टर डेली करवाए जाएंगे। लगभग 15 से 20-25 दिन में या 1 महीने के अंदर आपका सारे कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये बताना है कौन सा ऐसा पहलू है जिस पर प्रकाश डाला गया है। ये हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने शासन किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और इसके बाद मौर्य वंश स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है 29, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाले कौन थे? उनका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अभी आपको बताया भी, यह जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, यानी कि एक राजनीतिक पुस्तक है अर्थशास्त्र। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य यानी कि विष्णु या चाणक्य के द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो अभी सभी को पता है, बख्शीश के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 500 युद्धक हाथी दिए थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? यह सेलुकस निकेटर का दूत था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था और जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, और इसके द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया और इसके साथ ही इसमें मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका। साथियों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है या कोई भी क्वेश्चन कम समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन मिलता है यह मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन है। यह मेगास्थनीज के द्वारा रचित की हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। तो यह किसमें उल्लेख किया गया था? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में 7 वर्गों में विभाजित था मौर्य साम्राज्य, और इसका उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में प्राप्त होता है। यह आपका 63 और 46 2 बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, ये इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज की, इससे जो है बीपीएससी टीआरई में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 11-12 में भी इसको पूछा गया, 6-8 में और 1-5 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इंडिका का लेखक कौन था? देखिए लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेगास्थनीज था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के जो धम्म है इसका मूल संदेश क्या है? तो इसका मूल संदेश राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ये इसके सभी
जो है इसके मूल उद्देश्य हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता और शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित होते हैं। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का जो कारण था उसका धम्म था, और जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा सातवें अभिलेख में इस प्रकार वर्णित किया था। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान तथा शुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अशोक थे उन्होंने धम्म पर बहुत अधिक विचार किया, धम्म को बहुत अधिक बढ़ाने का कार्य किया, और धम्म के द्वारा ही उन्होंने बहुत सारे इसकी परिभाषाएं भी अपने हिसाब से दिया जो कि यहाँ पे वर्णित हैं। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके पौत्र थे, यानी कि एक तरह से नाती थे। अशोक की रानी का नाम कारुवाकी और उसके विलेखों में मिलता है। ठीक है, अशोक के ही प्रयास से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बनना। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध तथा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। जो अशोक का शासनकाल था इसमें बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा के नाम से जाना जाता है। तो यह तृतीय बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है, जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजित किया था, और मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण को डीडी कौशाम्बी ने प्रतिपादित किया था। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य इसका जो पतन का कारण है यह आर्थिक कारण था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो इनका जो कोषागार था, इनका जो संपत्ति थी, और वो सब बहुत खत्म हो गया था, जिससे कि मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। क्वेश्चन नंबर 37, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो यह पौत्र था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? अभी बताए कारुवाकी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? तो बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयासों से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये सभी सम्मिलित थे। कलिंग को तो उसने 261 बीसी में जीत लिया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? अशोक की बात करेंगे, अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया और उसको विजित किया था, यानी कि जीत लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? यह था आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोमिला थापर नहीं, डीएन झा नहीं, वीए स्मिथ नहीं, एचसी रायचौधरी ये भी नहीं। अभी आपको बताया था, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिन्होंने अभी बताया ना कि आर्थिक परिणामों को कारण किसने, डीडी वसु जो थे उन्होंने इसका कारण बताया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, सबसे अंत में कौन सी घटना घटी हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, या अशोक की कलिंग विजय? याद रखेंगे, अशोक का जो कलिंग विजय है ये सबसे अंत में हुआ। देखिए चंद्रगुप्त, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक सबसे पहले 323 ईसा पूर्व में होता है, 323 बीसी में सबसे पहले होगा। इसके बाद फिर जो है मेगास्थनीज का भारत आगमन होता है सेकंड में, फिर अशोक का राज्याभिषेक होता है, और इसके बाद अशोक की कलिंग विजय होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 45, अंतिम मौर्य सम्राट था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और इसके बाद शुंग वंश को स्थापित किया गया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। पुष्यमित्र शुंग ने एक राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और इन अश्वमेध यज्ञों में के पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, और अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि
जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, अभी बताया आपको, सीता भूमि का अभिप्राय है कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि या ना जोती जाने वाली भूमि को कहते हैं अपराहत, और अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि का कहा गया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। आप देख सकते हैं एक ही वंश से यानी कि मौर्य सम्राट के हम लोग लगभग 50 से ऊपर प्रश्न करेंगे, तो बताइए कहाँ से कोई क्वेश्चन फंसेगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन ही क्लास से आएंगे और आपको हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में व्याख्या भी करवा रहे हैं। एक तरह से आपका पूरा मतलब पूरा आपका जो है बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन यहाँ पे समाप्त हो रहा है और साथ में सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं जो कि बीपीएससी स्पेशल में पूछे गए हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, ये बताना है। तो मौर्य वंश के पश्चात आपको शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम सम्राट प्रहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की और पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का शासन स्थापित हुआ और गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। क्वेश्चन नंबर 48। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है इनका संबंध था सातवाहन वंश से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? किस वंश ने भारत पर राज किया? अभी बताया आपको, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने शासन किया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे इनका संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से या रठ भोजक वंश से। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। कलिंग नरेश जो खारवेल थे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं आपको इसके बारे में भी बताते हैं, ठीक है, क्योंकि महामेघवाहन वंश और चेदी वंश ये दोनों एक साथ मतलब शामिल है एक दूसरे में, आपको इसकी व्याख्या देखनी चाहिए। कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश या महामेघवाहन वंश का उदय हुआ, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ये देख लीजिए, चेदी वंश या महामेघवाहन वंश का उदय हुआ। इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था और खारवेल इस वंश का दूसरा तथा महाराजा कुदेब तीसरा शासक था। पातालपुर गुहा लेख का संबंध महाराजा कुदेब से है और कलिंग नरेश खारवेल का ही हाथी गुम्फा विलेख जो कि प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये बताया आपको जूनागढ़ नहीं हाथी गुम्फा विलेख के साथ जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है हाथी गुफा अभिलेख है जो कि प्राकृत भाषा में है। तो यह किस भाषा में है? यह है आपका प्राकृत भाषा में है। और क्लास खत्म होने के बाद आप हमसे बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो छूट गया है मौर्य साम्राज्य का, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो आप जरूर बताइएगा, हम आपको उसका आंसर देंगे और बताएंगे कि वो क्लास में हुआ है या नहीं, ठीक है। लगभग कि 98% 99% क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज की क्लास से। क्वेश्चन नंबर 52। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो अभी बताया आपको खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। भाषाएं बहुत पूछता है तो याद रखेगा यह प्राकृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 53 है शक संवत वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो शक संवत किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? यह आपका शक संवत जो है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और यह किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया। शक संवत भारत का प्राचीनतम संवत है जो कि 78 ईस्वी से आरंभ होता है। इस संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है और गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के ही शासनकाल में प्राप्त हुआ, ठीक है। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय से ही फली फूली और सर्वप्रथम भारत में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन है यह विम कैडफिसस ने किया था और कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? वो है आपके कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क, कुषाणों को दिया गया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान
कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गांधार कला शैली की बात करेंगे तो वो भी कनिष्क के ही शासनकाल में फली फूली या उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग, मीनांडर नहीं, इनमें से कोई नहीं था। विम कैडफिसस का नाम यहाँ पे आता है, मैं आपको इसके बारे में बताते हैं सही से, ठीक है। बिम कैडफिसस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिम कैडफिसस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो अभी बताया आपको यह कुषाणों के समय में फली फूली थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यह कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी चौथी बौद्ध संगीति, और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसको शुरू किया गया, यानी कि स्थापित हुई थी। ये ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है, यह कुषाणों के समय को निर्धारित करता है, सांची का विशाल स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक है, और ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप अशोक के अपनी पत्नी जो है कुमार देवी, यहाँ पे देवी नहीं है कुमार देवी है, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, कारुवाकी और कुमार देवी, दो इनकी मतलब पत्नियां थी, तो कुमार देवी नाम था। कुमार देवी के कहने पर बनवाया था, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और यह स्मारक अर्धगोलाकार ईंटों द्वारा निर्मित है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था, और मथुरा से प्राप्त कुछ मूर्ति मौर्य काल की नहीं है। कुंभलकार स्थल से मौर्य राजप्रसाद मिला। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवकों को दान किया था, और ताम्रपट्ट मुख्यतः एक तांबे की प्लेट है जो मौर्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है? तो अभी बताया आपको, यह था कुम्भलहार। क्वेश्चन नंबर 61 है ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र की बात करेंगे तो यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट जिसे हम ताम्रपत्र के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? जो बराबर की गुफाएं थे उनमें बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था, ये बताना है, ठीक है। तो यह आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? मतलब बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मूर्ति शिल्प जो है मौर्य काल का नहीं है। यह मथुरा से, देखिए, सारनाथ सिंह शीर्ष, धोली हस्ती और रामपुरवा वृषभ, ये सभी मौर्य शिल्प के संबंधित हैं, लेकिन मथुरा से प्राप्त जो खड़ी मूर्ति है ये इससे संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, यह मुख्यतः लकड़ी का बना था, याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? भूमि अनुदान किसको दिया गया था? जो कि शाही दरबार से जुड़े हुए थे, यह जो है ब्राह्मणों को दान में दिया गया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमि दान का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन कालीन रानी नागरिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहनों और कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी में भूमि दान की और अक्षय नीवी प्रणाली की शुरुआत की थी। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा भी शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 66 है भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो अभी बताया आपको, यह भारत यूनानियों के द्वारा जो है सबसे पहले प्रथम शासक की बात की गई है, तो प्रथम शासक जो थे उनका नाम था भारतीय यूनानी। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंदू यूनानी या भारतीय यूनानियों के द्वारा प्रचलित है, और सर्वप्रथम लेख युक्त एवं रूप चित्रात्मक सिक्के भी इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा ही जारी किए गए। इंडो ग्रीक शासक मीनांडर की मुद्रा पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। शक वंश के कार्दमक शाखा का संस्थापक चेस्टन के द्वारा किया गया। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का जो लेखक है यह अज्ञात है, और मिलिंद पन्हो ग्रंथ प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण, शक, सातवाहन आदि कई साम्राज्यों से स्थापित। क्वेश्चन नंबर 67 पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यह एक अज्ञात है, इसके लेखक मतलब अभी तक ज्ञात नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68
उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। वह हो जाएगा आपका मिलिंद हो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सतवंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था? वो थे चेस्टन। चेस्टन जो है कार्दमक शाखा का संस्थापक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो वो थे आपके कुषाण, चेरा, पश्चिमी शक, वाकाटक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने 70 प्रश्न किए हैं और अगर देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न किए। सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी की व्याख्या सहित अगर देखा जाए तो 2 से 1 प्रश्न में 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवाया। इस तरह से आपको 100 से ज्यादा प्रश्न ही करवाए गए हैं। और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको सभी को बहुत पसंद आई होगी। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी हैं क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में हर जगह आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिलती रहेगी। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड करके दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।